व्हाट इज एरे? एरे क्या था हमारा? व्हाट इज एरे? Array is a data structure in which we store similar type of data. For example, if I declare int a 10 means you reserve 10 places in memory, and at every places but you can store only integer, same type, starting from 0 1 2 at index 9. All places can store only integer value. So this is you can say array is a homogeneous data structure. Homogeneous, ठीक है? तो array में आप homogeneous data स्टोर कर सकते हो, या तो सारे integer होंगे और all are float और all double और all character, ठीक है? बट कभी कभी क्या होगा, मान लो हमारा डेटा है आपका स्टूडेंट, मान लो आप चाहते हो and you want to store his name, marks, okay? Marks, address. So if you want to store all the data of this student, like name, marks, address. So name is a integer type, sorry, character type, है ना? Character type होगा ना name, marks इंटीजर, तो आपको क्या करना है, कैरेक्टर हो गया, फिर इंटीजर हो गया और एड्रेस भी कैरेक्टर हो गया, है ना? तो इस टाइप के डेटा कभी अगर स्टोर करने हैं, ठीक है? सो इन सी क्या प्रोवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये क्या है, इट इज ए कन्वीनियंट टूल. व्हाट इज स्ट्रक्चर? इट इज ए कन्वीनियंट टूल फॉर हैंडलिंग ए ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स. जैसे लॉजिकली रिलेटेड है name, marks, address or logically related to student. Okay, जैसे student name, roll number and marks. So these data are related data items, logically related data. ये logically एक दूसरे से related है क्योंकि ये किसी student के हो सकते हैं. Student का name हो सकता है, roll number हो सकता है, marks हो सकता है, address हो सकता है. Okay. In similar way in mathematics आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट. ओके, रियल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर आप कभी नंबर मान लो लिखते हो नंबर, उसमें क्या क्या स्टोर करना पड़ सकता है, वन इज रियल पार्ट एंड वन इज कॉम्प्लेक्स पार्ट. सो दीज टू पार्ट आर लॉजिकली रिलेटेड, रियल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट. The individual structure element are called members. जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए स्टूडेंट का, तो ये जैसे नेम, मार्क्स, एड्रेस, मे बी रोल नंबर, ठीक है? ऑल दीज आर कॉल्ड मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है? डिफाइनिंग स्ट्रक्चर, डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? द कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर में बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चर. आपको लिखना होगा, फर्स्ट यू हैव टू राइट स्ट्रक्ट. स्ट्रक्ट इज ए कीवर्ड. नेक्स्ट टैग. टैग मींस नेम ऑफ स्ट्रक्चर. यू कैन राइट हियर नेम ऑफ स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख सकते हो. और क्या किस चीज का स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो तो बताएगा मुझे. स्ट्रक्चर जैसे स्टूडेंट का हो गया, और किसका स्ट्रक्चर हो सकता है बताइए कोई एग्जांपल. स्ट्रक्चर लॉजिकली रिलेटेड डेटा, जैसे बैंक अकाउंट है ना, अकाउंट, जैसे आप अकाउंट होल्डर हैं बैंक में, ऑफिस के एम्प्लॉइज का हो सकता है. हाँ, जैसे कोई एम्प्लॉई हो गया या अकाउंट होल्डर है बैंक में, तो क्या क्या डेटा हो सकता है अकाउंट होल्डर का? एक तो उसका हो सकता है कि अकाउंट नंबर हो, है ना, अकाउंट नंबर, बैलेंस हो सकता है, अकाउंट नंबर, बैलेंस, एड्रेस, ओके, नॉमिनी, बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, है ना, नॉमिनी, या फिर और भी कुछ हो सकता है. फॉर एग्जांपल बैंक में और क्या होता है, यूपीआई आईडी किसी का होगा, तो ये तो किसी बैंक का नहीं होता. ठीक है, इस तरह से कुछ डेटा है, तो ये क्या होंगे, लॉजिकली रिलेटेड डेटा.
ऐसे ही किसी और भी आप ले सकते हैं, अकाउंट का कहा, किसी एम्प्लॉय का भी हो सकता है लॉजिकेटेड डेटा, है ना, उसकी सैलरी हो जाएगी, उसका एज हो जाएगा, है ना, सैलरी एज, तो ये सब डेटा बन जाएंगे लॉजिकेटेड। तो एक इन्होंने लिया है, जनरलाइज किया है स्ट्रक्ट टैग। हम स्ट्रक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, तो स्ट्रक्ट टैग ब्रैकेट कर्ली ब्रेस और जितने भी मेंबर होंगे इनको आप क्या करोगे, डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर m, ठीक है, जितने मेंबर होंगे, मेंबर ये बोलेंगे, जैसे मान लो अकाउंट का आप बना रहे हो तो अकाउंट नंबर, बैलेंस, एड्रेस, नेम, all these are member of this structure. Struct is the required keyword. Tag is the name of the structure. Member 1, member 2 are individual member of member declaration. एक एग्जांपल से समझते हैं। स्ट्रक्चर पहले तो बनाना सीख लें, फिर देखते हैं। जैसे स्टूडेंट का है, ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, okay, so here structure name is student, struct student. So what are the data you want to store? There are four data. First is character name 30. So first is character type, next is integer roll number, next integer total marks, and fourth character date of birth, ठीक है। तो आप स्टूडेंट से रिलेटेड ये 4 चीजें स्टोर करना चाह रहे हो, मतलब आप एक ऐसा स्टूडेंट नाम का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो कि कोई भी स्टूडेंट हो, मान लो कोई पर्सन है ABC, है ना, बहुत, अब इसके यूज करके आप बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हो, और उस बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर का, हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड प्रोटोटाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे होगा कैरेक्टर नेम 30, ये हो गए 4 टाइप के डेटा। इसमें कुछ और ऐड करना है या हटाना है तो आप लिख सकते हो, जितने भी और मेंबर इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर का डिफिनेशन। इसमें देखो ये ब्रैकेट ओपन होगा और ये क्लोज होगा और ये बाद में सेमीकोलन लग रहा है, ठीक है। अभी जब आप डिक्लेयर करते हो तो इससे रिलेटेड कोई मेमोरी में प्लेस रिजर्व नहीं होता है, ठीक है। जब आप ये लिखते हो, जस्ट दिस इज जस्ट लाइक ए स्केलेटन, है ना, इसमें भी कुछ स्टोर नहीं हुआ है, या आप कह सकते हो ये प्रोटोटाइप है, ठीक है। अभी इससे मेमोरी में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ, बट आप चाहते हो इससे रिलेटेड कोई वेरिएबल बनाना चाहते हो, तो हम लोग वेरिएबल कैसे बनाते हैं, जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, वेरिएबल कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट A1 A2 A3। जैसे मान लो स्ट्रक्ट मैं लिखता हूँ एक रियल स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है। मान लिया कि क्लास में कोई है, एक नाम लिखता हूँ यहाँ से, जो भी फर्स्ट पे होगा, मान लिया कामरान है, ओके, मैंने यहाँ लिख दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट कामरान, ठीक है। नेक्स्ट कोई और हो गया, मान लो नेक्स्ट पे जो भी है, यहाँ से हमने लिख दिया हर्ष, ठीक है, ये लिख दिया मैंने हर्ष, और यहाँ लगा दिया सेमीकोलन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कामरान और हर्ष, अब ये 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है, किस टाइप के, स्टूडेंट टाइप। जैसे हम लिखते हैं ना इंट, मान लो मैं लिखता है इंट कामरान, तो इसका क्या मतलब है, इंट कामरान मीन्स कामरान इज ए वेरिएबल विच कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू, ठीक है। बट यहाँ पे जो कामरान वेरिएबल है या हर्ष वेरिएबल है, ये क्या स्टोर कर सकते हैं, कोई ये सारे डेटा, है ना। जैसे मैं लिखता हूं ना इंट A10, तो यहाँ पे क्या है, A इज ए वेरिएबल विच कैन स्टोर 10 इंटीजर टाइप वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब मैंने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट कामरान एंड हर्ष, 2 वेरिएबल में डिक्लेयर किए, तो कामरान अब क्या होगा, इसके लिए मेमोरी में प्लेस रिजर्व हो जाएगा। कितना प्लेस रिजर्व होगा कामरान के लिए, जैसे इंट कामरान सिर्फ लिखा तो कितना बाइट स्टोर होगा कामरान के लिए, इस केस में 4 बाइट बताएगा मुझे, कामरान के लिए कितने बाइट प्लेस रिजर्व हो जाएंगे, सर 4 बाइट।
4 बाइट। और जब मैंने लिखा इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट कामरान, अब कितने बाइट लगेंगे कामरान के लिए? अब इन्होंने इसके लिए प्लेस रिजर्व किया होगा, ये 4 वेरिएबल के लिए, ठीक है। अब मेमोरी में हमें 4 प्लेसेस, जो यहाँ पे अगर मैं जैसे यहाँ पे ठीक है, जैसे आपने लिखा इंस्ट्रक्ट कामरान, तो इनके लिए क्या होगा, एक तो नेम के लिए प्लेस रिजर्व हो जाएगा जैसे ही मैं डिक्लेयर करूंगा, एक हो गया नेम के लिए। फिर रोल नंबर के लिए प्लेस रिजर्व होगा, रोल नंबर, टोटल मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ। तो कितना प्लेस रिजर्व होगा करेक्टर के लिए? टोटल 30 बाइट। ओके, करेक्टर नेम 30, नेम के लिए हमने कितने बाइट स्टोर कर दिए, रिजर्व कर दिए 30, तो इसके लिए 30 बाइट। इंट रोल नंबर 4 बाइट, इंट टोटल मार्क्स 4 बाइट, करेक्टर डेट ऑफ बर्थ, ये कितना होगा, ये कितना होगा 10। तो टोटल यहाँ पे कितने प्लेस रिजर्व हो गए, कितने बाइट, 30 + 4 34 38 48, ठीक है, 48 बाइट रिजर्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया टाइप का आपने डेटा बना दिया, इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट। जैसे हम अभी भी लिखते थे, कोई इंट लिखते थे या फ्लोट लिखते थे, राइट, या डबल या कैर। तो कैर के लिए हम लोग कर देते थे 1, डबल के लिए 8, फ्लोट 4, इंट 4, है ना, कैर 1। तो यहाँ पे जब इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट आप डिक्लेयर करोगे वेरिएबल, तो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा उसका साइज क्या होगा, डिपेंडेंट क्या होगा, उसके मेंबर का साइज क्या है ना, ठीक है, क्लियर। ये सिंटैक्स हो गया, न्यू डेटा टाइप ये बन गया आपका इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट A1 A2 A3। तो यहाँ A1 एक नया डेटा टाइप, A2 सेकेंड डेटा टाइप, A3 थर्ड। So how many bytes are required for A1? 48. एक कंपैक्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म कैसे होता है, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्ट टैग मेंबर 1 मेंबर 2 जितने मेंबर लिखने हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन जैसे पहले लग गया था, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है। जितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं आप यही डिक्लेयर कर सकते हो, वेरिएबल 1 कॉमा, वेरिएबल 2 कॉमा, वेरिएबल n कॉमा, ठीक है। ये समझ में आ गया। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल भी डिक्लेयर हो गया और ये प्रोटोटाइप भी डिफाइन हो गया, ठीक है। यहाँ देखो सेमीकोलन से पहले ही आपने जितने वेरिएबल डिक्लेयर करने थे आपने लिख दिए, क्लियर। दोनों तरीके समझ में आ गए, बोल नहीं रहे तुम लोग? यस सर। Of processing a structure, the member of a structure are processed individually as separate entities. A structure member can be accessed by writing variable, जो भी वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल मीन्स जैसे आपने A1 A2 A3 बनाया था ना, A1 A2 A3 डॉट मेंबर, जैसे कि आपने बनाया है वेरिएबल, मान लो बनाया A1, मेंबर क्या है स्ट्रक्चर का, और स्टूडेंट वाले में क्या क्या है, एक तो उसका मार्क्स है, टोटल मार्क्स, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि A1 का मार्क्स 10 हो जाए, तो मैं लिखूंगा A1 डॉट टोटल, अगर टोटल वेरिएबल है ये कोई, इक्वल टू 50, ठीक है। तो जो A1 का मैंने बनाया होगा इस टाइप से, इसमें मार्क्स में स्टोर हो जाएगा 50, और A1 डॉट नेम
मान लो उसका नेम मुझे स्टोर करना है डबल कोट्स ABC, उसका नेम स्टोर हो जाएगा ABC, ठीक है। Where variable refers to the name of the structure type, variable and member refers to the name of the member within the structure। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, जैसे A1 डॉट नेम, A2 डॉट नेम, A1 डॉट रोल नंबर, A3 डॉट डेट ऑफ बर्थ। एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन। कॉम्प्लेक्स नंबर सबने पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म A प्लस IB, है ना। A प्लस IB फॉर्म होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं पढ़ा होगा कभी ने, इसमें रियल पार्ट होता है, ये रियल पार्ट है और ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट हम लोग बोलते हैं इसको। एग्री? अब ये प्रोग्राम थोड़ा समझो खुद से, देखो समझ में आ रहा है, यहां तक देखो। साहिल समीर को बोलो ज्वाइन करें जरा। साहिल समीर है क्या? उनको बोलो यार ज्वाइन करें। नहीं, उन्होंने मैसेज किया था, मैं भूल गया फिर उनको ज्वाइन करवाना। उनको बोलो ज्वाइन करें, अभी मैं ज्वाइन कराता हूं, फिर बाद में ज्वाइन करते रहेंगे। साहिल, साहिल यस सर। आपको मेल गया होगा, उसको ज्वाइन करो अभी। ओके सर, मैं देखता हूँ एक बार। डन सर।
ठीक है, तो प्रोग्राम आप लोग देखो समझ में आ रहा है कुछ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हमने पहले क्या किया, एक स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स बना लिया। देखो और से ध्यान से देख लो। कामरान देखो ये क्या समझ में आ रहा है या कुछ और बताना है इसमें? तो हमने क्या किया, एक स्ट्रक्ट बना लिया, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें हमने कितने मेंबर बनाए? ओनली 2, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, फ्लोट रियल एंड फ्लोट कॉम्प्लेक्स। और हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर कर दिए, ए बी सी। दूसरा तरीका क्या था कि हम लोग यहाँ पे ना लिख के क्या करते, सेमीकोलन यहाँ लगा देते, है ना, और ये कट कर देते यहाँ से, और हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते। हम लोग लिखते स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे कि आप लिखते हो x प्लस वाई फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ ए बी इन्होंने ले लिया, x प्लस आई वी। जैसे 3 प्लस 4i ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। 4 प्लस 5i ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसमें एक ये आई होता है, आयोटा इसको बोलते हैं। नहीं भी पता किसी को मैथमेटिकल, कोई बात नहीं है, आप ये समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है, x प्लस आई वाई। तो अभी मैं आयोटा नहीं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो x 3 प्लस 4i 4 प्लस 5i। अब अगर हम बोलते हैं कि एड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर a है, a इक्वल टू 3 प्लस 4i, b इक्वल टू 4 प्लस 5i। सपोज यू वांट टू ऐड, तो होता क्या है इसमें, जो रियल पार्ट है वो रियल से ऐड होगा। 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 5 9, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9i। 7 अगर आप c में स्टोर करते हो, c इक्वल टू 7 प्लस 9i, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर a लिया और एक b लिया, ओके। और a में हमने स्टोर कर दिया अब जब हम ये डिक्लेयर करते हैं ए बी सी, तो हमारे पास क्या इस टाइप से मेमोरी में प्लेस रिजर्व हो जाता है। जैसे a एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसमें 2 होगा, एक रियल पार्ट एक कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। ये रियल, एक रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब मान लो इसके रियल में आपको कुछ स्टोर करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा रियल a इंटू रियल इक्वल टू जो भी आपको यहाँ स्टोर करना है, यहाँ लिख सकते हो 5, ठीक है। अब जैसे a के आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट में स्टोर करना है 7, तो हम ऐसे कर सकते हैं a डॉट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 7, ठीक है। जैसे कोई वेरिएबल डायरेक्टली आप इनिशियलाइज कर देते हो, ऐसे ही करते हो ना, इक्वल टू 5, a डॉट कॉम्प्लेक्स इक्वल टू 7, तो यहाँ 5 7। अब इसको आपको अगर स्कैन करके करना है वैल्यू को, तो कैसे करोगे, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, ये फ्लोट है तो परसेंट है, एम्परसेंड, यहाँ परसेंट लगाना पड़ेगा स्कैन करते वक्त, एम्परसेंड a डॉट रियल, एम्परसेंड a डॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो a वेरिएबल है स्ट्रक्चर टाइप, उसमें स्टोर हो जाएगा जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे। फिर इसी तरह से एक और स्कैनफ लगा है, तो इससे क्या होगा, b में स्टोर हो जाएगा b डॉट रियल, b डॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आपको c में स्टोर करना है, तो c के रियल पार्ट में आपको क्या करना है, मान लो ये b है, मान लो इसमें आपने 3 स्टोर कर दिया, सॉरी इसमें 3 और इसमें 5 और इसमें 4, इसमें 1, ये हो गया b। अब c के रियल पार्ट में अगर आपको ऐड करके दोनों को रखना है, तो c के रियल पार्ट में क्या होगा, c डॉट रियल, c का जो रियल पार्ट है इक्वल टू क्या होगा, a डॉट रियल प्लस b डॉट रियल, मतलब a डॉट रियल प्लस b डॉट रियल। और c के कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यहाँ पे
सी डॉट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ए डॉट कॉम्प्लेक्स प्लस बी डॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ए रियल और सी कॉम्प्लेक्स को अगर प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा %f प्लस %f जे, यहाँ इन्होंने जे लिखा, मैंने आई लिखा था तो इन्होंने जे लिख दिया, बस यही है। ठीक है, बाकी वही है कोड। सी डॉट रियल और सी डॉट कॉम्प्लेक्स यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग? यस सर। किसको समझ में नहीं आया कैसे कर रहा हूँ मैं? बोलिए किसको नहीं आया समझ, बता नहीं लो। जल्दी करो, नहीं समझ में आया तो बताओ। नहीं, सब समझ में आ गया। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल अनलाइक एरे ग्रुप ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विद स्ट्रक्चर वेरिएबल। जैसे आप अगर a1 इज इक्वल टू a2 कर दोगे तो a1 की जितने भी मेंबर होंगे a2 में कॉपी हो जाएंगे, लेकिन एरे में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। और एरे के दो मेंबर को आप कंपेयर भी कर सकते हो, इफ a1 इज इक्वल टू a2। ठीक है, कंपेयर ऑल मेंबर्स एंड रिटर्न 1 इफ दे आर इक्वल, 0 अदरवाइज। तो अगर मैंने मान लो a है, एक वेरिएबल a है, मान लो इसमें स्टोर है 3 5, दूसरा वेरिएबल है 3 2, ये a है ये b है। मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एग्जांपल लें, तो अगर मैं लिखूं इफ a1 लिख देता हूँ, इसको a2 लिख देता हूँ। इफ a1 इज इक्वल टू a2, क्या रिटर्न करेगा ये? 0। ठीक है, क्योंकि ये पहले तो ये इक्वल हो गया है रियल पार्ट, बट कॉम्प्लेक्स पार्ट इक्वल नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा 0। चलो ये स्ट्रक्चर भी नहीं कराता हूँ मैं। अब मैं आता हूँ, एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी कर सकते हो, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको जब डिक्लेयर करोगे, once a structure has been defined, we can declare an array of struct student class 50। मान लो आप चाहते हो एक साथ 50 स्टूडेंट को डिक्लेयर कर दूं मैं, तो आप लिखोगे struct student class 50। इसको बोलते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया? क्लास 50। तो आपने यहाँ पे जो 50 प्लेस रिजर्व हुए, ठीक है, हर एक प्लेस पे कितने बाइट स्टोर होंगे, कितने बाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? जैसे ये आपने, अगर आप विजुलाइज करो इस टाइप से, आपने 50 प्लेस रिजर्व तो कर दिया, बट अब हर एक प्लेस पे कितने बाइट रिक्वायर्ड होंगे? अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल लूं जो मैंने स्टूडेंट का लिया था, 48 कुछ था ना, यहाँ पे लिखा था ना हमने, हाँ 48। तो अब हर एक जो प्लेस है वहां पे 48 बाइट की रिक्वायरमेंट होगी अब। ठीक है, इस प्लेस पे भी, इस प्लेस पे भी। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी, हाँ ये क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप चाहते हो, मान लो ये क्लास, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लास 0 है ना। इस वेरिएबल का नेम क्या होगा? क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2, लास्ट वाला होगा क्लास 49 है ना। तो अब कहीं पे अगर यहाँ पे मुझे स्टोर करना है कुछ नेम, जैसे उसका नेम है, रोल नंबर है, कुछ भी स्टोर करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्लास आई डॉट नेम, क्लास 5 डॉट रोल नंबर। जैसे 5th प्लेस पे कुछ स्टोर करना है, मतलब 5th प्लेस है कहीं पे, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्लास 5 डॉट रोल नंबर इक्वल टू जो भी वैल्यू मुझे स्टोर करनी है। एरे विद इन स्ट्रक्चर तो आप ये देख ही रहे हो, है ना। ये एरे विद इन स्ट्रक्चर हो गया। मैं एक करके ही दिखाता हूँ ना, समझ आएगा। ये एक प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको स्ट्रक्चर का।
कोड विजिबल है सबको? यस यस सर। ठीक है, तो हमने देखो लिखा इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड string.h। string.h क्यों लिखा? क्योंकि मैं कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन इस प्रोग्राम में यूज करूंगा। ये हो गया एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, मैं लिखा स्ट्रक्ट पर्सन कैरेक्टर नेम 50 इंट कुछ होगा CIT नंबर ना, जो भी होगा, ये मैंने कहीं से कॉपी किया। फ्लोट सैलरी CIT नंबर इंट कुछ और भी ले सकते थे। CIT नंबर क्या हो सकता है? मैंने क्या लिखा है? चलो जो भी है, इंट कुछ भी है, फ्लोट सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन 1 क्या है? यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? पर्सन 1 क्या है यहाँ पे? स्ट्रक्चर वेरिएबल। ओके, आप और भी वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे पर्सन 2 या कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, पर्सन 2 XYZ जो भी लिखना है, जैसे वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो। फिर आपने बनाया इंट मेन, इसके अंदर आपने लिखा स्ट्रिंग को। अब मान लो मुझे पर्सन 1 का नेम स्टोर करना है। ठीक है, पर्सन 1 का नेम स्टोर करना है, तो कहां पे स्टोर करना है मुझे? पर्सन 1 डॉट नेम पे जाके, है ना, पर्सन 1 डॉट नेम पे स्टोर करना है ना आपको, समझ रहे हो आप लोग? पर्सन 1 डॉट नेम कोई स्ट्रिंग है ना, ये पर्सन 1 डॉट, ये हो गया जैसे मैंने स्ट्रिंग कॉपी कल बताया था। एक होगा टारगेट, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। ये स्ट्रिंग कॉपी था ना, कल मैंने बताया था, स्ट्रिंग कॉपी टारगेट सोर्स, है ना। एक टारगेट होगा, एक सोर्स होगा। तो मान लो टारगेट में मैंने क्या बताया था, हाँ, मान लो सोर्स में है ABCD, है ना, और टारगेट में मान लो खाली है या कुछ भी नहीं उसमें। जैसे स्ट्रिंग कॉपी आप लिख रहे हो ना, टारगेट एक सोर्स, मान लो सोर्स में आपने स्टोर कर रखा है, मान लो सोर्स स्ट्रिंग है, सोर्स स्ट्रिंग मान लो है कैरेक्टर कैर सोर्स एक स्ट्रिंग है। मान लो ऐसे मैंने स्लैश कर दिया इसमें, मान लो मैंने लिख दिया ABC। ठीक है, एक मैंने डिक्लेयर कर दिया कैर टारगेट, उसमें मैंने 10 प्लेस रिजर्व कर दिए, 10 या 20 जो भी है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि ABC ये जो कंटेंट है सोर्स वाले, ये टारगेट में कॉपी हो जाए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन लगा दूंगा मैं, strcpy टारगेट लिख दूंगा, टारगेट यहाँ सिंपल टारगेट और यहाँ कॉमा सोर्स। तो यहाँ पे टारगेट में क्या स्टोर हो जाएगा? ये जो कैरेक्टर टारगेट एरे है इसमें ABC स्टोर हो जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रिंग कॉपी का। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप %s यूज करके भी स्ट्रिंग को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग कॉपी पर्सन 1 डॉट नेम, पर्सन 1 का नेम मान लो आपको यहाँ पे प्रिंट स्टोर करना है, तो उसमें कैसे करोगे? पर्सन 1 डॉट नेम, ये आपका क्या है? ये आपका टारगेट स्ट्रिंग हो गई, पर्सन 1 डॉट नेम। सिर्फ नेम नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी तक जो आप लिखते थे उसमें क्या करते थे? नेम यहाँ लिख देते और यहाँ लिख देते जॉर्ज ओरवेल, किसी का नेम है, तो ये पर्सन नेम में जाके स्टोर हो जाता। बट ये किसका नेम? पर्सन 1 का नेम।
यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा person2 और person2 में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, person2। तो मुझे person1 में अगर करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि किसका नेम, person1 का नेम। ओके, सो आई राइट person1 डॉट नेम। तो जो person1 की जो स्ट्रिंग है नेम वाली, उसमें जाके स्टोर होगा जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, person1 डॉट नेम। अब इसका मुझे क्या करना है, CIT नंबर, तो इसे डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं क्या, CIT नंबर जो भी है, CIT नंबर। तो इसमें क्या किया, अगर person1 का CIT नंबर मुझे स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा person1 डॉट CIT नंबर इज इक्वल टू 1984। अगर अब यही यूजर से इंटर करना हो तो कैसे लिखते हैं हम लोग, स्कैन में क्या लिखते हैं, अगर यूजर से यही इंटर कराते हैं हमने तो यहाँ डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया, बट अगर यूजर से लिखते तो हम लोग लिखते scanf क्या लिखते हैं हम लोग, %d कॉमा और क्या लिखते हैं, person1 डॉट CIT नंबर। हाँ, person1 डॉट CIT नंबर, person1 CIT। ठीक है, इस तरह से लिखना पड़ता, तो हमने स्कैन नहीं किया, डायरेक्ट स्टोर कर दिया इस तरह से person1 डॉट CIT नंबर। इसको मैं भी कर देता हूँ कमेंट, डिसेबल कर दिया मैंने इसको। फिर person1 डॉट सैलरी इक्वल टू मैंने कर दिया 2500। अब अगर मुझे उसका नेम प्रिंट कराना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, printf %f लिखना होगा ना। अब नेम मान लो person1 का नेम स्टोर कर हमें डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे person1 डॉट नेम, उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। अब अच्छा सिटीजनशिप है, person1 डॉट जो भी है सिटीजनशिप नंबर, ओके कोई नंबर होता है, जैसे यहाँ पे आपका आधार नंबर है या कुछ, तो वैसे किसी और कंट्री के लिए हो सकता है सिटीजनशिप नंबर होता होगा, सिटीजनशिप नंबर %d person1 डॉट CIT नंबर। आप सीधा CIT नंबर नहीं लिख सकते, आपको बताना पड़ेगा किस पर्सन का CIT नंबर, क्योंकि person1 भी हो सकता है, person2 हो सकता है, कोई मैं डिक्लेयर कर दूं person3 तो उसका भी CIT नंबर है, सबके CIT नंबर है, तो किसका CIT नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर सैलरी person1 डॉट सैलरी से प्रिंट हो जाएगी। अब इसको अगर मैं रन करूं नेम जॉर्ज ऑरवेल, सिटीजनशिप नंबर दिस। अब आप चाहते हो कि person2 में मुझे कुछ स्टोर करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो person2 के डेटा में मान लो मैं लिखूं person2 डॉट CIT सिटीजनशिप नंबर है वैसे CIT नंबर, इसका मान लो आपको स्टोर करना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मान लो आपने लिख दिया 5694 जो भी है 5645 सिटीजनशिप नंबर हो गया इसका। और person2 का भी मुझे कुछ सैलरी देना है, person2 सैलरी ठीक है। अब अगर मुझे person2 का नेम प्रिंट कराना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, person2, ठीक है। अभी हमने नेम क्या स्टोर किया person2 का, वो तो स्टोर ही नहीं किया, तो हम person2 का अगर यहीं पे चाहें तो इसको कर सकते हैं, स्ट्रिंग कॉपी से कर सकते हैं या आप scanf से भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो इसको मैं scanf से करूं, अब डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, जैसे ये क्या है, एक मिनट, ये नाम इसका है नेम, हाँ person2 कीबोर्ड में 2-3 बटन काम नहीं करते, person2 डॉट नेम, मान लो इसका नेम मुझे स्टोर करवाना है XYZ, इसका नेम है XYZ।
अब अगर मुझे पर्सन 2 का पूरा डिटेल प्रिंट कराना है तो उसको भी लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पर्सन 2 और यहाँ पे भी पर्सन 2 और यहाँ पे भी पर्सन 2। अब ये पर्सन 2 का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, नेम XYZ person2 dot name चलो स्कैन से कर लेते हैं इसको। यहाँ कर सकते हैं। नेम आपका person2 dot name error expected expression before this 50। चलिए स्ट्रिंग में फिर परसेंटेज से कर सकते हैं आप, नहीं तो स्ट्रिंग कॉपी से कर सकते हैं। स्कैन कर देते हैं। स्ट्रिंग कॉपी यहाँ लिखा है, वही लिखता हूँ कॉपी करके, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको person2, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है ABCZ जो भी person2। अभी person2 का डेटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसमें। हम लोग आते हैं स्ट्रिंग उस पे, यूनियन। यूनियन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना, एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है आपका यूनियन चैप्टर है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ आपका तो स्ट्रक्चर यूनियन। हाँ, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर के बाद यूनियन। यूनियन इज आल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनियन शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जैसे आप लोग स्ट्रक्चर मान लो डिक्लेयर करते हो, ठीक है, जैसे स्ट्रक्ट आपने लिखा स्ट्रक्ट
स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है। मान लो इसमें आप लिखते हो इंट मार्क्स, ठीक है, और आप लिखते हो इसमें लिखते हो आप फ्लोट या कैरेक्टर नेम 20, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा था कि इसमें कितने प्लेस रिजर्व हो जाते हैं मेमोरी में, 24, ठीक है। 24 बाइट होगा, इसके लिए 4 और इसके लिए 20, टोटल 24। बट इसमें क्या है, यूनियन में बस डिफरेंस इतना ही है, बाकी सारा सिंटेक्स वही रहता है। इसमें क्या होता है, जो मेमोरी जो एलोकेट होती है, जैसे मान लो इसके लिए मैंने वेरिएबल बनाया A1, ठीक है, एंड देन सेमीकोलन, मींस A1 के लिए आपने कितनी मेमोरी रिजर्व की है, 24। बट यूनियन के केस में क्या होगा, जैसे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यूनियन, बस यहाँ पे यूनियन स्टूडेंट, जैसे मैं लिखूंगा मान लो यूनियन, और यहाँ पे स्टूडेंट इंट, यूनियन ऐसे लिखते हैं, यूनियन स्टूडेंट, मान लो स्टूडेंट एक मैंने बनाया यूनियन इंट मार्क्स कैरेक्टर नेम 20। तो अब यहाँ पे 30 प्लेस रिजर्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना प्लेस रिजर्व होगा, ओनली 24 नहीं होगा, 20 स्टोर होगा। जैसे इसमें दो डेटा है, एक इंट है एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर वाले 20 ले रहा है। तो जो हाईएस्ट मेमोरी होता है जिस भी डेटा में, मतलब जिसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उतने ही बाइट से रिजर्व होता है। यहाँ पे देखो, यूनियन इज आल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनियन शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। तो मार्क्स भी यही 20 पे जाके स्टोर होगा, जो 20 आप रिजर्व कर लोगे। साइज ऑफ यूनियन इज डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर ऑफ यूनियन। जैसे यहाँ लार्जेस्ट मेंबर कौन सा है, नेम 20 बाइट, तो इसी 20, तो आप कह सकते हो साइज ऑफ दिस यूनियन इज 20 बाइट। If you want to use same location for 2 or more member, union is also best for that. Union are similar to the structure जैसा ही है। Union variable are created in same manner as structure variable. The keyword union is used to define union in C language. तो इसमें वही आप लिखोगे यूनियन नेम, और अपने मेंबर यहाँ पे जितने भी आपको लिखने होंगे ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे, और यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे यूनियन वेरिएबल। यहाँ पे देखो आप इंक्लूड stdio.h string.h, तो आपने एक यूनियन डेटा बनाया int I float f, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, int main printf मेमोरी साइज ऑक्युपाइड बाय डेटा। अगर जैसे हमने एक डेटा बनाया, एक डेटा 1, दो वेरिएबल बनाए इस यूनियन के, तो दोनों के लिए वैसे आपको क्या लगता है, अगर स्ट्रक्चर होता तो कितने बाइट स्टोर होते हैं, 4 फॉर इंटीजर 4 फॉर फ्लोट। बट यहाँ पे किसी एक वाला जो हाईएस्ट, अब 4 में हाईएस्ट कौन सा है, दोनों ही हाईएस्ट है, किसी एक को ले सकते हो। तो मेमोरी साइज ऑक्युपाइड बाय डेटा, साइज ऑफ डेटा दोनों के लिए 4 ही डिस्प्ले होगा। बट अगर ये स्ट्रक्चर होता तो साइज ऑफ डेटा क्या दिखा था, साइज ऑफ डेटा क्या दिखा था आपका, क्या हो गया, नहीं समझ पा रहे? यस, ऐसे लग रहा है बस मैं सिलेबस खत्म कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ बोलने का तुम लोग। यस, बताइए समझ में आ रहा है यूनियन? कुछ पूछो तो बताऊंगा मैं, कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं तुम लोगों को। यूनियन में क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर कुछ मतलब से होगा, अभी देखते हैं क्लास में।
समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर यूनियन में डिफरेंस? बोल नहीं रहे कुछ लोग। एक तो बोल दो, मैं समझ जाऊं कि हो रहा है, कुछ समझ में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। यस यस सर। बोलती हूँ क्या समझ में आया? आशुतोष क्या समझ में आया स्ट्रक्चर यूनियन में डिफरेंस? सर स्ट्रक्चर में सर टोटल आता है और यूनियन में सर जो सबसे बड़ा वाला होता है वही होता है सर। अच्छा, उतना ही साइज है ना? ओके, कुछ तो समझ रहे हो सर। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं ऐसे अब डिक्लेयर करूं यूनियन चल रहा है कर्म फरमा दे। अभी कब आएंगे आप? जिंदा रहेगा तू। नहीं, फ्राइडे को आइए। हाँ फ्राइडे को आइए इंशाल्लाह। या कल जिंदा आइए, रहेगा जरूर आएंगे। कल या फ्राइडे को आइए। तो इसमें क्या है, यूनियन मान लो एक मैं ऐसे डिक्लेयर करूं यूनियन यूनियन स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या कुछ भी लिख सकता हूं मैं, यूनियन ABC। ठीक है, मान लो एक है इंट ए, इंट सॉरी फ्लोट बी डबल सी। ठीक है, अब अगर मैं इसका एक वेरिएबल बनाऊं यहाँ पे A1, यहाँ पे A1 सेमीकोलन, एक वेरिएबल बनाऊं A1, तो इसके लिए कितनी बारी रिक्वायरमेंट पड़ेगी A1 के लिए? कोई बताएगा मुझे? साइज ऑफ A1 क्या होगा? साइज ऑफ A1 4 बाइट। साइज ऑफ कितना होगा? जैसे इंटीजर के लिए आपको पता है 4 बाइट, फ्लोट के लिए 4 बाइट, डबल के लिए 8 बाइट। तो साइज ऑफ A1 क्या होगा जो हाईएस्ट होगा, है ना? 8। ठीक है, तो ये है। अगर ये स्ट्रक्चर होता तो फिर तो 4 + 4 + 8 टोटल 16 बाइट की रिक्वायरमेंट होती। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो पहला है डिफिनीशन में है। ठीक है, यहाँ पे देखो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। स्ट्रक्चर इन सी इज इंटरनली इम्प्लीमेंटेड एंड देयर इज सेपरेट मेमोरी लोकेशन इज एलोकेटेड टू ईच इनपुट मेंबर। यहाँ पे देखो, ठीक है। While in case of union memory is allocated only to one member having largest size among all other input variable, and the same location is being get shared among all these। तो सारे वेरिएबल चाहे A हो चाहे B हो चाहे C हो, उसमें जितने वेरिएबल में डिक्लेयर किए हैं सभी एक ही लोकेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो वही सेम जो स्ट्रक्चर का है ये सिंटेक्स, और ये आपका और ये आपका है यूनियन का सिंटेक्स। ठीक है, बाकी साइज तो आपको पता चल गया कि साइज क्या होगा दोनों का, है ना? ये आप डिफाइन कर सकते हो इजीली, है ना? स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा, सबका सम, और इसमें क्या होगा जो लार्जेस्ट होगा, है ना? बाकी इनिशियलाइज जैसे इसको करते हो वैसे इसको भी कर सकते हो, दोनों को सेम। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस। आपको पढ़ लेना, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। इस पे आप प्रोग्राम कर लेना प्लीज, यूनियन पे भी स्ट्रक्चर पे भी, चाहे कॉपी करके ही करना, कैसे भी। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर यूनियन हो गया। इस पे कोई क्वेश्चन स्ट्रक्चर यूनियन पे? एनी क्वेश्चन? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं? किसी को कुछ पूछना? नहीं पूछना, ठीक है। फिर मैं क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। कल एक और क्लास रहेगी, जब सुन ही नहीं रहा तो क्या पढ़ाऊंगा, बोल भी नहीं रहा। तो स्ट्रक्चर यूनियन आप प्रैक्टिस करके आना। कल की क्लास में होगा एक लास्ट कल क्लास होगी आपकी, इसमें फाइल में कवर करूंगा फाइल, तो उसको भी आप पढ़ के आ सकते हो। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग लीव कर सकते हो। जब कुछ सुन ही नहीं रहा तो